नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने साइको किलर की बहुत सारी वारदातें सुनी होंगी, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, अपने इंडिया की भी और बाहर की भी। लेकिन आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो मैं एक्चुअल ट्रू स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ, ऐसी वारदात आपने ना तो कभी सुनी होगी ना आपने कभी देखी होगी। और जब आप इस वारदात को स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी कि साइको किलर वो भी ऐसा। ताज्जुब होता है लोगों की मेंटेलिटी कितनी घटिया हो सकती है और लोग किस गंदे लेवल तक उतर सकते हैं। समय ना लेते हुए, क्योंकि आज जब मैं इस स्टोरी को सर्च कर रही थी और मैं जब इस स्टोरी को इसको पढ़ रही थी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, रोंगटे खड़े हो गए मेरे खुद के भी। और इतना गुस्सा है कि शायद अगर मेरे सामने वो इंसान हो तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊं। टाइम ना लेते हुए वारदात ही शुरू करते हैं। लेकिन वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी राय है वारदात के बारे में तो खुलकर आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके सेंड करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वारदात। आज की जो वारदात है ये है 9 मार्च 2019 की। आज की जो ये वारदात है ये फिलीपींस के लापू लापू शहर के पास एक छोटे से गांव की, और जिसका नाम है मार्क टाउन विलेज। वारदात के दिन की बात करें उससे पहले थोड़ा सा मैं बैक जाऊंगी। इस मार्क टाउन गांव में एक परिवार रहता है, क्रिस्टीन का परिवार, माता पिता और क्रिस्टीन। हंसता खेलता सा परिवार है, छोटा परिवार है, मिडिल क्लास परिवार है, लेकिन खुश परिवार है। क्रिस्टीन जो है वो 16 साल की बच्ची है, स्कूलिंग लाइफ अपनी कंप्लीट करने वाली है और इसके बाद वो कॉलेज में जाने वाली थी। हजार सपने थे उसकी आंखों में कॉलेज को लेके, क्योंकि जब कॉलेज की बात आती है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। कॉलेज में हम ये करेंगे, बहुत सारे सपने होते हैं और ये हर कॉलेज की बात है। ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज की। जब भी मैं भी कॉलेज में गई हूँ तो जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉलेज में जाना था, कॉलेज की जो लाइफ सुनते थे तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अब हम कॉलेज में एंट्री करेंगे। सेम क्रिस्टीन भी बहुत एक्साइटेड थी। उसको के पॉप और बीटीसी दोनों ही देखने बहुत ज़्यादा पसंद थे, दोनों ही ग्रुप को वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। इसके अलावा वो धार्मिक प्रवृत्ति की बच्ची थी। उसका हर संडे वो चर्च जाती थी और चर्च को एज अ वॉलंटियर जो काम करते हैं उसने अपना नाम एंट्री करवा रखी थी। तो एवरी संडे वो बिना किसी उसको टाइम वेस्ट करे वो हर संडे को अपना जाके एज अ वॉलंटियर काम करती थी और उसके बाद फिर वो घर आती थी। तो धार्मिक भी थी, पढ़ने में भी फोकस्ड थी। दूसरी चीज़, वो आज की जो जनरेशन के हिसाब से है, बच्चे वैसे भी एक्टिव होते हैं, तो एक एक्टिव बच्ची। अब बात आती है 9 मार्च 2019 की। 9 मार्च 2019 संडे का दिन था। उस दिन भी उसने चर्च जाना था, लेकिन उससे पहले उसकी माँ ने बोला कि मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है। तो वो अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है, मार्केट से कुछ सामान लेकर आती है और इसके बाद घर आती है। घर में अपना वही जो पूरा रूटीन था उसका वो रूटीन अपना कंप्लीट करती है। और इसके बाद शाम को जब 4 बजते हैं तो 3:45 बजे के समथिंग वो कहती है कि अब मैं चर्च जा रही हूँ, क्योंकि उसका रूटीन शाम का ही था। उसकी माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन टाइम से घर आ जाना, क्योंकि एक ऐसा विलेज था वो जहाँ पर क्राइम जो है नाम मात्र के लिए था, सुनने में कभी कभार आता था। तो उसकी माँ भी निश्चिंत थी कि चलो कोई बात नहीं। 3:45 बजे क्रिस्टीन घर से निकलती है और उसके बाद उसका जो वापस आने का टाइम था वो था 6:45-7 के बीच का, कई बार 7:15 भी हो जाते थे। तो क्रिस्टीन चली जाती है और उसके बाद माँ जो है वो अपने घर का काम निपटाती है। घर का काम निपटाने के बाद जब 7 बज जाते हैं तो उनको था कि अब क्रिस्टीन घर आने वाली है। 7:15 हो जाते हैं, तब भी उनको लगा कि चलो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, तब भी वो वेट कर रहे थे क्रिस्टीन का। 7:30 हो जाते हैं तो माँ को थोड़ी सी टेंशन होती है, क्योंकि रूटीन में 7:30 कभी बजे ही नहीं जब क्रिस्टीन घर ना आई हो। लेकिन उनको लगा कि हो सकता है आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया हो, फिर भी वो वेट कर रहे थे। इतने में जो क्रिस्टीन के फादर हैं वो भी घर आ जाते हैं, तो उनसे भी वो डिस्कस करती है कि अभी तक क्रिस्टीन घर नहीं आई है। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आने वाली होगी, आ जाएगी। लेकिन जब 8 बज जाते हैं और क्रिस्टीन घर नहीं आती है तो फिर दोनों जो पेरेंट्स हैं उनको टेंशन होने लग जाती है और उसके बाद वो बाहर निकलते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। आसपास के घरों में पूछना शुरू करते हैं
जब आसपास के घरों में पूछा जाता है तो घर मतलब जो आसपास पड़ोस वाले हैं वो भी ना में ही आंसर देते हैं और वो भी साथ हो लेते हैं उसको ढूंढने के लिए। क्रिस्टीन को ढूंढा जाता है लेकिन क्रिस्टीन कहीं नहीं मिलती। अब जब 1-2 घंटे हो जाते हैं वो क्रिस्टीन को ढूंढते रहते हैं तो उनको लगता है कि अब टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं कि हमारी बेटी जो है वो मिसिंग है, वो घर नहीं आई है, चर्च गई थी। पुलिस वाले कहते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं, कहते हैं चलो हम भी ढूंढते हैं। पुलिस वाले भी निकलते हैं और वो भी जो गांव वालों के साथ मिलके सराउंडिंग जो मार्क टाउन गांव है उसमें ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन क्रिस्टीन कहीं नहीं मिलती। पूरी रात गांव वाले, क्रिस्टीन के पेरेंट्स और पुलिस वाले ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्रिस्टीन का कहीं कुछ पता नहीं होता। और फिर आती है 10 मार्च 2019 की सुबह। 10 मार्च 2019 को सुबह सुबह जो गांव का ही एक किसान है वो अपने खेत पर जाता है, तो वहाँ से वो फ़ोन करता है पुलिस स्टेशन में और वो बताता है कि मेरे खेत में एक लाश पड़ी हुई है। ये इतना सुनना था, क्योंकि रात भर वो क्रिस्टीन को ढूंढ रहे थे, तो वो क्रिस्टीन के पेरेंट्स को और कुछ गांव वालों को साथ में ले जाकर उस खेत के पास जाते हैं। जब उस खेत के पास जाते हैं तो खेत में एक लाश थी और लाश एक लड़की की थी। उसकी बॉडी से पता चल रहा था कि लाश वो लड़की की है, लेकिन जिस तरीके से वो लाश थी, जिसने भी देखा उल्टियाँ निकल गई उसके मुंह से। क्रिस्टीन के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, एक सिर्फ जीन्स था, जीन्स भी घुटनों से नीचे। ऊपर का जो चेहरा था, चेहरे का ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन काट के और वन साइड पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह उसकी स्किन निकाली गई थी। उसके जो गर्दन है, गर्दन को ऐसे शार्प काट के और उसको 2 पीसेस में काटा गया था। सर का जो ये वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा गायब था, अंदर से खोखला था, और पूरा जो बॉडी है, ये पूरा फेस, ये पोर्शन है पूरा गला पड़ा हुआ था। ये चीज़ देख के पूरी बॉडी खून खून से लथपथ, मतलब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जिसने भी देखा उसको उल्टी करने का मन करे। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पर गांव वालों का गुस्सा फूटा। जिसने भी ये काम किया उसके लिए गुस्सा फूटा। अब बात आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले यही था कि रेप की पुष्टि नहीं थी, कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन ब्रूटल मर्डर जरूर हुआ है। और मर्डर ऐसा नहीं, जिसने भी मर्डर किया है उसने पहले फेस को इस तरीके से काटा है सेंटर से, और उसको पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह उसके फेस की स्किन निकाली है। जो सर है, सर को काट के और उसको इस तरीके से खोल के और उसके अंदर एसिड भरा है, मुंह के अंदर एसिड भरा है। ये जो गर्दन वाला पोर्शन है, इसको सेंटर से कट करके और इसको इस तरीके से खोल के और उसके अंदर एसिड भरा है। जब ये बातें गांव वालों तक पहुंचती हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तो गांव वालों का गुस्सा जो है फूट पड़ता है। वो गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो क्रिस्टीन के साथ, एक 16 साल की बच्ची के साथ इतना घटिया काम कर सकता है। क्योंकि माता पिता जो हैं जीन्स के उससे पहले ही पहचान चुके थे अपने बच्चे को कि ये क्रिस्टीन ही है, तो ये कंफर्म हो चुका था कि ये क्रिस्टीन ही है। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो लोगों का गुस्सा लिटरली पुलिस वालों पर भी फूटता है कि हम कहते रह गए कि कहीं और ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो भी सराउंडिंग गांव के ही ढूंढते रहे। सबसे पहले पुलिस का यही स्टेटमेंट था कि हो सकता है बलि देने के लिए किसी ने क्रिस्टीन को मारा हो, और या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो ड्रग एडिक्टेड हो, जो जिसने ड्रग की ओवरडोज करके उसको समझ ही ना आया हो कि वो क्या कर रहा है, और इसलिए उसने ड्रग की ओवरडोज के चलते क्रिस्टीन का मर्डर किया है। अब इस बात के बाद पुलिस जो है वो ढूंढना शुरू करती है कि आखिर कौन हो सकता है जिसने क्रिस्टीन को इतनी गंदे तरीके से मारा होगा। जिस तरीके से गांव वालों का गुस्सा जो है वो फूटता है पुलिस के अगेंस्ट, पुलिस क्या करती है, 2 मिलियन का इनाम रखती है उस इंसान के लिए जो ये बताएगा कि क्रिस्टीन को किसके साथ देखा गया है। और जब ये इनाम रखा गया तो इसके चलते बहुत सारे लोग सामने आए और बहुत सारे लोगों ने वो 2 मिलियन के लालच में अलग अलग स्टेटमेंट दी। कोई कहता हमने इसके साथ देखा है, कोई कहता इसके साथ देखा है। मतलब हर बंदा उठ के आ रहा था और वो अपनी अपनी ये स्टेटमेंट दिए जा रहा था, क्योंकि वो 2 मिलियन का जो इनाम है वो उनको चाहिए था। उससे भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। और इसके बाद जो
लापू लापू शहर की गवर्नमेंट है, उसने ये केस जो है वो एनबीआई को सौंप दिया। जो कि हमारे यहाँ जैसे सीबीआई है, वहाँ पर एनबीआई है, तो एनबीआई को सौंप दिया गया और एनबीआई ने ये केस अपने हाथ लिया। अब उन्होंने शुरुआत से फिर एक बार जो जांच है वो करनी शुरू करी। सबसे पहले वो चर्च में गए। चर्च में जाने के बाद उन्होंने उसकी जो एंट्री और एग्जिट है वो चेक किया, तो पता चला कि 4 बजे क्रिस्टीन ने एंट्री की थी, लेकिन 6 बजे के समथिंग, 6 सवा 6 के बीच में क्रिस्टीन ने एग्जिट लिया था। अब एनबीआई वालों को ये समझ नहीं आया कि जब क्रिस्टीन 7 बजे अपने घर के लिए निकलती है, पौने 7 बजे के समथिंग निकलती है, क्योंकि 10-15 मिनट का रास्ता है, वो अपने घर पहुंच जाती है, तो फिर आज वो सवा 6 बजे घर के लिए क्यों उसने एग्जिट लिया, ये चीज़ एनबीआई वालों को क्लियर नहीं हो रही थी। उसके बाद जो आसपास का एक सीसीटीवी कैमरा था, जब उसमें देखा गया तो उसमें क्रिस्टीन जाते हुए दिखाई देती है और उसके साथ एक व्यक्ति भी है। अब वो चूंकि बैक से सीसीटीवी फुटेज था और बहुत दूर का था, तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये क्रिस्टीन के साथ है कौन। बाकी जिसने भी वो सीसीटीवी देखा, जो क्रिस्टीन को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि दी कि ये क्रिस्टीन ही है, लेकिन क्रिस्टीन के साथ ये व्यक्ति कौन है उसकी पहचान कोई भी नहीं कर पा रहा था। अब एनबीआई के हाथ खाली थे कि आखिर वो कहाँ ढूंढे, कैसे करें। पिछले रिकॉर्ड खंगाले गए पुलिस स्टेशन के कि पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई केस तो नहीं है कि जिस किसी ने इस तरीके से पहले भी ब्रूटल मर्डर किया हो, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप तो था ही नहीं। तो जब ये चीज़ें देखी जा रही थी तो उसमें योनिस नाम की एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, जिसने ऐसा ही बहुत साल पहले एक मर्डर किया था और उसके चक्कर में उसको जेल भी हुई। अब वो इस टाइम पे वो जेल से बाहर था, तो पुलिस वालों को ये शक हुआ कि कहीं ना कहीं हो सकता है योनिस का हाथ हो। उसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। योनिस कहता है कि हाँ, मैंने उस टाइम पर मर्डर ज़रूर किया था, लेकिन इस मर्डर में, क्रिस्टीन के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप चाहें तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं उस दिन अपने मालिक के साथ था। जब ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई की गई तो ये पुष्टि हो गई कि जो योनिस है, योनिस उस दिन पूरे दिन अपने मालिक के साथ था और रात में भी वो अपने मालिक के वहीं पर ही सोया था, और इसके चलते योनिस को छोड़ दिया गया। अब पुलिस वालों के फिर से हाथ खाली, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन उसके बाद वो घर जाते हैं क्रिस्टीन के, और क्रिस्टीन के माता पिता से पूछते हैं कि कोई ऐसी बात है जो आप बता सकते हैं ताकि हम मुजरिम तक पहुंच तो पाएं, हमें कोई क्लू तो मिले। माता पिता कहते हैं हमें ऐसा कुछ खास तो नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि क्रिस्टीन किसी से बात किया करती थी, हमें नहीं पता वो कौन है। और हमने भी उसको, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया था, तो हमने भी उसको ज़्यादा इंटरफेयर करना पसंद नहीं था, हमारा भी। पेरेंट्स फ़ोन नंबर, चूँकि फ़ोन जो है वो क्रिस्टीन के साथ ही था और फ़ोन तो डैमेज हो चुका था, फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि क्रिस्टीन का नंबर दे देते हैं। अब पुलिस वाले उस फ़ोन की कॉल डिटेल खंगालते हैं। जब कॉल डिटेल खंगालते हैं तो उसमें से एक जॉन नाम के लड़के का नाम सामने आता है। जब ये नाम सामने आता है तो पुलिस जॉन के घर पर जाती है, जॉन से पूछताछ की जाती है और उसको पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस इस चीज़ को डिसाइड करके बैठी थी कि जैसे तैसे हो हमने कातिल को पकड़ना है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जॉन की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। उसने बोला भी कि मेरे पेरेंट्स से पूछ लीजिए। उनके पेरेंट्स ने पूछा कि बताया कि 9 लोग ऐसे हैं जो गवाही दे सकते हैं कि जॉन उस दिन कहाँ पर था, लेकिन उन लोगों ने एक बात भी नहीं सुनी और जॉन को जेल में डाल दिया। उसके बाद केस बना के कोर्ट में ले गए और कोर्ट में ले जाने के बाद उसको सज़ा भी दिलवा दी और इसके बाद जाके वो अपने जेल में सज़ा काटने लग गया। लेकिन जब ये बात गांव वालों ने सुनी, ये बात पूरे शहर ने सुनी, क्योंकि ये बात अब आम नहीं रह गई थी, ये बात पूरे शहर में हो चुकी थी, ये बात पूरे फिलीपींस में फैल चुकी थी। लोगों में इतना गुस्सा आ चुका था कि आगजनी होने लग गई थी। लोगों ने इतना गुस्सा दर्शाया कि पुलिस वाले अपने काम से बचने के लिए जॉन पर अपना उसको इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम जो है वो थोप रहे हैं। जब ये चीज़ें होने लग गई तो फिर पुलिस को बेबस होकर जॉन को छोड़ना पड़ा और उनको ये दोबारा से उसको कोर्ट में ले जाया गया। और जब दोबारा से हियरिंग हुई तो जॉन जो है वो बेकसूर निकला, जॉन को छोड़ दिया गया। अब पुलिस के हाथ फिर खाली। अब एनबीआई ने एक चीज़ का फैसला किया। 2 अप्रैल 2019 को दोबारा से क्रिस्टीन की डेड बॉडी जो दफना दी गई थी उसको वापस निकाला जाता है
और वापस निकालने के बाद सेकंड ऑटोप्सी होती है। जब सेकंड ऑटोप्सी होती है तो केस में फिर एक नया मोड़ आता है। दोबारा से ऑटोप्सी में फिर क्लियर होता है कि क्रिस्टीन के साथ रेप भी हुआ है, और एक बार नहीं बार बार रेप हुआ है। गैंग रेप नहीं था, लेकिन रेप हुआ है, बार बार हुआ है। और इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट में कोई शार्प ऑब्जेक्ट डाला गया है, और डालने के बाद उसको इस तरीके से घुमाया गया है कि उसकी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन थे वो डैमेज हुए हैं और उसकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, ये भी पता चलता है कि जिस समय पर वो इंटरनली जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हो रहे थे उस टाइम पर क्रिस्टीन जिंदा थी। और इतना ही नहीं, ये भी पुष्टि हुई कि जब उसके दिमाग को काट के और फाड़ के एसिड भरा जा रहा था उस टाइम पर भी क्रिस्टीन जिंदा थी। कितनी दिलेर थी वो लड़की और कितना उसने हौसला रखा होगा। आप सोचिए उसके दर्द का एहसास कि उसने कितना दर्द सहा होगा। जब ये चीज़ें बाहर आती हैं, आसपास लोगों का जो गुस्सा है वो फिर सातवें आसमान पर जाता है। फिर एक बार आगजनी और फिर लोगों ने कारें फूकी, जितना भी हो सकता था, और वो पुलिस थाने के आगे प्रोटेस्ट करने लग गए। और पुलिस वालों का ये हाल होने लग गया कि वो इतना डरने लग गए कि वो ऑफिस के बाहर आने से डरने लग गए कि हम बाहर जाएंगे, पता नहीं लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन कातिल का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। और ऐसे ऐसे करते करते 21 अप्रैल आ जाता है। लगभग 22 दिन गुजर जाते हैं। 21 अप्रैल 2019 को एक इंसिडेंट होता है। वहीं जो मार्कटाउन विलेज है उसमें एक दुकान में चोरी होती है। उधर की जो दुकान का मालिक है वो दुकान के पास ही था। वो जब चोरी करते हुए चोर को देखता है तो वो शोर करता है, चोर के पीछे भागता है। जब वो शोर करता है तो आसपास के लोग आके उस चोर को पकड़ लेते हैं। चोर को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जब पुलिस के हवाले किया जाता है तो फिर पुलिस इंटेरोगेट करती है, और इंटेरोगेट करती जब सख्ती से पूछताछ करती है तो उससे सारी चोरियां कबूली जाती हैं कि तुमने इससे पहले कौन कौन सी चोरियां की थी। तो वो चोरियां तो कबूल करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक मर्डर भी कबूल करता है, एक रेप भी कबूल करता है। और ये रेप और मर्डर किसी और का नहीं, क्रिस्टीन का था। वो क्रिस्टीन का रेप और मर्डर भी कबूलता है। जब पुलिस ये चीज़ सुनती है तो हैरान रह जाती है कि कैसे हम तो एक चोरी का केस सॉल्व कर रहे थे, यहाँ तो सीधा मर्डर का केस भी सॉल्व हो गया और कातिल पकड़ा गया। अब बात आती है कि उसने क्यों किया, कैसे किया। अब यहाँ पे उस दिन की बात करूँ उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात करते हैं फरवरी की। फरवरी के मिड में जो क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड है जॉन, उससे उसका ब्रेकअप हो जाता है। जब ब्रेकअप होता है तो क्रिस्टीन अकेली रहने लग जाती है और अलोन फील करती है। इस वजह से वो के पॉप और बीटीएस को फॉलो करने लग जाती है। उसको बहुत पसंद थे वो। लेकिन इसके अलावा अब वो क्या करती है, वो लोगों के साथ, अपने और फ्रेंड्स के साथ चैट करने लग जाती है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती है। एक दिन वो अपने फ़ोन को ओपन करती है तो उसमें देखती है कि फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी सीजे डयास की। वो जब सीजे डयास का प्रोफाइल चेक करती है तो उस प्रोफाइल में उसको लड़का ठीक ठाक लगता है। उसमें कोई वल्गर फोटोज़ नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, तो उसको वो लड़का ठीक लगता है और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, दोनों की मैसेंजर के थ्रू चैट होनी शुरू हो जाती है। चैट भी करते हैं और उसके बाद हालचाल भी पूछते हैं, और इस तरीके से उनका टाइम जो है वो पास होने लग जाता है। क्रिस्टीन को भी उससे बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा था जिससे क्रिस्टीन को ये लगे कि नहीं, ये इंसान सही नहीं है। अब जो सीजे डयास है वो उसको कहता है कि हम फ़ोन पर तो काफ़ी बात कर चुके हैं, मतलब मैसेंजर के थ्रू तो काफ़ी चैट कर चुके हैं, क्यों ना मिला जाए। तो मिलने का टाइम तय होता है और बात आती है 9 मार्च 2019 की। वो कहती है 9 मार्च 2019 को उसने चर्च जाना है और चर्च के बाहर ही वो मिलते हैं। समय तय होता है 6 बजे का। क्रिस्टीन रोज की तरह 4 बजे अपने घर से निकलती है चर्च के लिए और चर्च में पहुंचती है। 6 बजे वो एग्जिट लेती है। एग्जिट लेने के बाद वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो फिर फेसबुक पर मैसेज करती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो। तो वहाँ से एक मैसेज आता है कि मैं भी चर्च के बाहर ही खड़ा हूँ।
अब वो आसपास देखने लग जाती है, लेकिन जिस प्रोफाइल को वो देख रही थी, जिस पिक्चर को वो देख रही थी, जिस पिक्चर से वो बात कर रही थी, उस पिक्चर को कोई सामने आमने सामने नहीं दिखता। लेकिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसको वेव करता है हाथ को, तो वो देखती है और उसको बड़ा असमंजस लगता है कि ये इंसान मुझे क्यों वेव कर रहा है। तो वो इतना सोच ही रही थी कि इतने में वो व्यक्ति चलते चलते उसके पास आ जाता है। तो क्रिस्टीन उसको बोलती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ मेरे को क्यों वेव कर रहे हो। तो कहता है कि मैं ही तो सीजे डियास हूँ। क्रिस्टीन गुस्सा होती है इस बात पर कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जिससे बात कर रही थी वो तो 22-23 साल का लड़का है, तुम तो यहाँ पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हो। तो वो कहता है कि एक्चुअल में मैंने प्रोफाइल पिक्चर जो है, मुझसे गलती हुई, मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपनी नहीं लगाई, लेकिन एक्चुअल में वो मैं ही था जो तुम्हारे साथ चैट कर रहा था। जब ये बात क्रिस्टीन सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तो सीजे डियास की जो प्रोफाइल पिक्चर थी मैं उसी चीज़ को इमेजिन कर रही थी, पर मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। क्रिस्टीन वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। जब आगे चलने लग जाती है तो सीजे डियास उसको फॉलो करता है। फॉलो करने के बाद वो सॉरी बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे प्रोफाइल पिक्चर कोई और नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन इंसान तो मैं ही हूँ, चैट तो मैं ही कर रहा था, तुम्हारे साथ अच्छी बातें भी तो मैं ही कर रहा था। लेकिन क्रिस्टीन जो है वो बार बार मना करती रहती है, बार बार गुस्सा करती है। और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद क्रिस्टीन जो है उस सीजे डियास के साथ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होती है। और इसके और आगे जाने के बाद एक जगह पर फिर इनके बीच में तू मैं होती है, झगड़ा होता है और क्रिस्टीन उसको बहुत गुस्से में बोलती है। इस टाइम पे सीजे डियास उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़ के वो खेत की तरफ उसको खींच के ले जाता है। जब खेत की तरफ उसको खींच के लेके जाता है, क्रिस्टीन जो है फाइट बैक करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन चूंकि सीजे डियास ड्रग का ओवरडोज ले चुका था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, तो वो हैवानियत की हद पार कर गया और उसका जो पार है वो दुगना होने लग गया। उसने ना ही सिर्फ उसके साथ रेप किया, बाकी उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी की जो सोच के भी घबराहट होती है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसने दरिंदगी की कितनी हद पार की। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो सीजे डियास है उसका असली नाम सीजे डियास नहीं था, उसका नाम था रोनेटो। रोनेटो जो है उसने सीजे डियास के नाम की प्रोफाइल बनाई थी और फ्रेंड रिक्वेस्ट क्रिस्टीन को भेजी थी। एक्चुअल में बता दें, जो रोनेटो है, रोनेटो के ऑलरेडी शादीशुदा है और 4 बच्चे हैं और ये पहले भी पुलिस केस में जेल के अंदर जा चुका है। लेकिन ड्रग की ओवरडोज की वजह से इसने जो हैवानियत करी वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद जब गांव वालों ने ये बात सुनी तो गांव वालों ने उसके लिए, रोनेटो के लिए फांसी की सज़ा की मांग की। उन्होंने कहा कि इसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। चूँकि फिलीपींस में पहले तो सजाए मौत का प्रावधान था, फांसी की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो फांसी की सज़ा है इसको हटा के उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन इस केस के बाद फिर से एक बार वहाँ के नागरिकों ने डिमांड की कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसके बाद रोनेटो को जेल भेज दिया जाता है। अब बात आती है 25 मई 2019 की। 25 मई 2019 को रूटीन की तरह सुबह सुबह का टाइम था, 7:15-8 बजे का टाइम था। पुलिस वाले राउंड पर जाते हैं और हर एक सेल को चेक कर रहे होते हैं। जब वो रोनेटो की सेल पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो रोनेटो है वो मरा पड़ा हुआ है, उसने फांसी लगा ली थी। अब उसने फांसी लगाई थी, क्या था ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो अपनी सेल के अंदर मरा हुआ था। क्रिस्टीन को इंसाफ मिला और रोनेटो को इस दर्दनाक और इस हैवानियत के लिए मौत की सज़ा ऊपर वाले ने दी या उसने खुद ली, लेकिन सजाए मौत तो मिली। सोच के और सुन के और पढ़ के रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये पूरी वारदात सुनी। तो ये थी पूरी वारदात। दोस्तों, वारदात ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सवाल जवाब का सिलसिला। आज का सवाल है कि किस देश में सूरज 76 डेज तक नहीं डूबता? किस देश में सूरज 76 दिनों तक नहीं डूबता? आपने उस कंट्री का नाम बताना है और इसका जवाब जो है वो मैं कल बताऊंगी। तो कमेंट करके मुझे जवाब ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।